तीसरा जो नंबर आ रहा है ये है ऑक्टल कांस्टेंट होता है। ऑक्टल कांस्टेंट में जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो 0 से 7 तक होते हैं और ऑक्टल नंबर का बेस क्या होगा, 8 होगा। ये बात हमें याद रखनी है, ऑक्टल नंबर का बेस क्या होगा, 8 होगा। इसमें इसको डेसिमल नंबर से अलग करने के लिए 0 जो है वो प्रीफिक्स में लगाना है। ठीक है, मतलब ये जो नंबर रहेगी इसमें आगे 0 लगेगा, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए 045 017। ठीक है, इस तरह से 0 हम लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट ऐसे नंबर होते हैं जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट आता है और डेसिमल नंबर भी होता है, मतलब पॉइंट भी होगा और फ्रैक्शनल पार्ट भी रहेगा। जैसे कि एग्जांपल 10.50 माइनस 65.75, ये उसके जो है एग्जांपल रहेगा। रियल कांस्टेंट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंट बाय साइंटिफिक फॉर्म। इन दिस फॉर्म अ नंबर इज रिप्रेजेंट बाय यूजिंग मैंटेसिया एंड एक्सपोनेंट। तो एग्जांपल जो है यहाँ पे दिए हुए उसके, द वैल्यू 25.75 can be represented as a 0.2575 E2, और दूसरा एक तरीका दिया है 0.2575 कैपिटल E2। ये दोनों ही यहाँ पे उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो 0.2575 जो है उसको मैंटेसिया बोलेंगे। ठीक है, ई और कैपिटल ई जो है वो इक्विवेलेंट है और 2 जो है वो क्या होगी, पावर होगी। ठीक है, तो उसको हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया रियल कांस्टेंट नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा यहाँ पे दिया है कैरेक्टर कांस्टेंट, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें कैरेक्टर कांस्टेंट जो है उसके अंदर कैरेक्टर होते हैं। दो टाइप के कैरेक्टर जो है कांस्टेंट सी में इस्तेमाल होते हैं। एक तो होता है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और दूसरा होता है स्ट्रिंग स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो हम पहले बात करेंगे स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट की। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट जो है उसको हम यहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके ऊपर सिंगल कोटेशन मार्क लगा देंगे, जैसे कि $, है 7 है, ये सिंगल कैरेक्टर हो गया। और ये जो जितने भी कैरेक्टर होंगे कांस्टेंट, मतलब उसके साथ जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी उसको बोलते हैं आस्की वैल्यू। आस्की वैल्यू मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के द्वारा डिसाइड की गई वैल्यू। फिर दूसरा आ रहा है स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट जो है उसको हम एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स से बताएंगे जिसको डबल कोटेशन मार्क से रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल दिए यहाँ पे बाई और वी। जैसे कि स्ट्रिंग कांस्टेंट वी जो है वो एक सिंगल कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, स्ट्रिंग कांस्टेंट वी इज एलोकेटेड टू मेमोरी स्पेस, उसमें 2 मेमोरी स्पेस होते हैं। ठीक है, और दूसरा इसमें लिखा है कि वाइल कैरेक्टर वी विल बी एलोकेटेड ओनली 1 मेमोरी स्पेस। बिकॉज इसका रीज़न भी यहाँ पे दिया हुआ है कि क्यों उसको एक मेमोरी स्पेस दिया गया है। अगर वो स्ट्रिंग में हम डालेंगे तो 2 मेमोरी स्पेस मिलेगी, और उसको कैरेक्टर के अंदर डालेंगे सिंगल स्पेस में डालेंगे तो उसको 1 मेमोरी स्पेस मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न है स्ट्रिंग जो सी में इस्तेमाल होती है उसमें अगर /0 अगर लिखते हैं तो वो नल कैरेक्टर की तरफ काम मतलब बिहेव करेगा। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट डोंट हैव एनी आस्की वैल्यू। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट की एक बात ये भी होती है कि उसकी आस्की वैल्यू नहीं होती है, और जो सिंगल कैरेक्टर होता है उसकी आस्की वैल्यू होती है। बैक एंड स्लैश कैरेक्टर क्या होगा, सी जो है स्पेशल कैरेक्टर प्रोवाइड करता है हमें जिसके अंदर 2 कैरेक्टर होते हैं, और ये जो कांस्टेंट है उसको बैक एंड स्लैश कैरेक्टर या तो एस्केप सीक्वेंस भी कहते हैं। ये जो है बैक एंड स्लैश कैरेक्टर जो होते हैं उसका फर्स्ट कैरेक्टर जो है हमेशा बैक एंड स्लैश होना चाहिए, और उसके बाद जो है सीक्वेंस हम लिख सकते हैं, इसलिए उसको एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर भी कहते हैं। आउटपुट जो इसका रहता है जो है कांस्टेंट का, वो कभी कैरेक्टर नहीं होता लेकिन वाइट स्पेस होती है। एस्केप सीक्वेंस जो है आर मोस्टली यूज्ड फॉर फॉर्मेटिंग पर्पस। ये फॉर्मेटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे कि स्लैश के बाद हमने एन लगा दिया तो उसका मतलब क्या होगा, तो उसका मतलब होगा न्यू लाइन शुरू हो जाएगी और वहाँ से वो शुरू होगा प्रोग्राम। ठीक है, और ये इनपुट और आउटपुट दोनों में हम डाल सकते हैं। दूसरी बात है कि सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट जो रहता है दिस कांस्टेंट ऑल्सो आस्की वैल्यू, उनकी आस्की वैल्यू जो रहती है वो भी उसके साथ एसोसिएट होती है। तो आज की वैल्यू भी बैक एंड स्लैश कैरेक्टर की रहती है, ये बात भी हमें याद रख लेनी है। नेक्स्ट उसमें आ रहा है सिंबॉलिक कांस्टेंट। तो थोड़ी ऐसी भी न्यूमेरिक वैल्यू होती है या तो कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं जिसको हम सिंबॉलिक आइडेंटिफायर से जो है बता सकते हैं। ऐसे कांस्टेंट को हम बोलते हैं सिंबॉलिक कांस्टेंट। सिंबॉलिक कांस्टेंट जो है उसको हमेशा स्लैश से डिफाइन, मतलब कि यहाँ पे हैश जो उसकी साइन है उसके द्वारा डिफाइन किया जाता है, ये उसकी प्रीफिक्स में लगाना है। ठीक है, ये यहाँ पे जो हैश साइन है वो क्या डिफाइन करती है, उसको हम प्री प्रोसेसर कहते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये कंपाइलर को डायरेक्ट करता है जिससे सिंबॉलिक कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो उसमें बदल जाए और उसकी वैल्यू स्पेसिफाइड जो है उसके अगेंस्ट में हो जाए। सिंबॉलिक कांस्टेंट जो है जनरली उसको कैपिटल लेटर्स ही बताते हैं। साइंटेक्स जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आइडेंटिफायर वैल्यू, ये उसका
एक साइंटिस्ट भी दिया हुआ है। जो यहाँ पे हैज़ है वो क्या डिफाइन करता है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। आइडेंटिफायर जो है एक सिंबॉलिक नेम है, और वो जो कांस्टेंट का एक सिंबॉलिक नेम होता है, जैसे यूज़र जो है वो जो चाहे वो वैल्यू उसकी असाइन कर सकता है, और वो कांस्टेंट बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है दूसरा एग्जांपल, डिफाइन पाई इक्वल टू 3.4, मतलब पाई के बाद में लिखा है 3.14, तो उसका मतलब ये होगा कि पाई जो है एक सिंबॉलिक कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू कितनी होगी 3.14। और हम ये जानते भी है, जो हमने क्लास 10 में जो जो एरिया फाइंड करने वाला जो है सर्कल का, उसमें पढ़ेंगे तो पाई की वैल्यू हमें याद भी रखनी होती है 3.14। ये हम इस तरह से कंप्यूटर के अंदर जब प्रोग्राम लिखते हैं तब ये इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम, किस तरह से प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट होता है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे जो यूज़र टाइप प्रोग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर सबसे पहले होगा एडिटर। एडिटर के थ्रू हम सोर्स कोड एंटर करवाएंगे, ठीक है। फिर ट्रांसलेटर होगा। ट्रांसलेटर क्या करेगा, जो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा। फिर आता है लिंकर, जो बहुत दूसरी फाइल को भी अगर यहाँ पे लिंक करना है, दो फाइल आ रही है तो उसको लिंक करेगा। फिर वो जो है कंपाइलर के बाद जो है एग्जीक्यूट करने का काम होता है, वो एग्जीक्यूटेबल कोड के थ्रू होगा। फिर डेटा जो है लोड किया जाएगा, और लोडिंग डेटा जब हो जाता है तो फाइनली आउटपुट रन होने के बाद फाइनल आउटपुट हमें मिलता है। तो जो यहाँ पे एंटायर प्रोसेस जो सीखी है, ये इस डायग्राम से हम जो है दिखा सकते हैं। जो मैंने अभी बात बताई उसको थोड़ा डिटेल में यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप जो आ रहा है उसी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप यही कि हम प्रोग्राम लिखेंगे, टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करेंगे। प्रोग्राम लिखने के टाइम पे हम जो एडिटर का इस्तेमाल करते हैं और जो कोड बनाते हैं उसको बोलते हैं सोर्स कोड या तो सोर्स प्रोग्राम। उसका जो एक्सटेंशन रहने वाला है सी लैंग्वेज के अंदर वो है .c, ठीक है। ये बात हमें याद रखनी है। दूसरा जो है कंपाइलर है, ट्रांसलेटर है, जो सोर्स प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड या तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। एक्सटेंशन ऑफ जो ये ऑब्जेक्ट फाइल का रहने वाला है वो ओबीजे रहने वाला है, ठीक है। ओबीजे मतलब कि क्योंकि ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनेगा यहाँ पे, इसलिए उसका जो एक्सटेंशन भी उसी के नाम से रखा गया ओबीजे, ठीक है। ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट कोड में फॉर्मेट उसका हमें सी लैंग्वेज उसको ओबीजे के फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा। स्टेप 3 में क्या होगा कि जो प्रोग्राम जो है जिसको हम लिंकर बोलते हैं, उसमें ये सभी ऑब्जेक्ट कोड को लिंक करवाया जाएगा। उसके अंदर लाइब्रेरी फंक्शन भी हम डाल सकते हैं, और वो डायरेक्टली हम एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को हम देंगे, जिससे वो एग्जीक्यूटेबल कोड अपना तैयार हो जाएगा। और ये जो एग्जीक्यूटेबल कोड जो तैयार होगा उसका जो एक्सटेंशन रहेगा वो क्या होगा .exe, क्या रहेगा .exe, ये इसका कोड रहेगा। अब स्टेप 4 के बारे में बात करते हैं। तो जब एग्जीक्यूटेबल कोड अपना जब लोड हो जाता है मेमोरी के अंदर, तो प्रोग्राम लिखने के बाद वो पूरा कोड जब लोड कर देंगे हम, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं लोडर। और लोडर के थ्रू जो है वो लोड होने के बाद अपने रन करवाएंगे, कंपाइलर रन, फिर उसके बाद हमें एग्जीक्यूट करने के बाद उसमें कोई एरर होगी तो एरर दिखाई देगी। उसके बाद हमें फाइनली आउटपुट मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में जो है यहाँ पे जो स्पेशल कैरेक्टर का एक टेबल बनाया गया है, ये आपको याद रख लेना है कि इसका मतलब क्या होता है। ये एमसीक्यू के लिए बहुत अहम भी है, ठीक है। एपरेंड है, एपोस्ट्रोफी है, एस्ट्रिक साइन है, जितने भी हमें दिया हुआ है बहुत ईजी है, ठीक है। इसमें हैज़ है तो उसको हैज़ साइन है। सिंपल जो हम बोलते हैं मोस्टली अपने जो रूलिंग एक्टिविटी या तो रूलिंग लाइफ में जो इस्तेमाल करते हैं वर्ड, वही मोस्टली लिखे हुए, तो आप इसको याद कर लेना। एमसीक्यू में ये बहुत ही आईएमपी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे तो ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है मैं आपको नोटिफाई करूँगा, तब तक चैप्टर 1 to 10 का रिवाइज करते रहना। एक बार देखने में ये नहीं याद रहेगा, आपको ज़्यादा रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू ऑल।